हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुर्तगीज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से पुर्तगीज अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे और फिर देखेंगे कैसे डिक्लाइन में जाएंगे। उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगीज देखो, एंट्री कैसे की वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पुर्तगीज की। तो पहले हमारे दिमाग में इनसे रिलेटेड एक टाइमलाइन दिमाग में होनी चाहिए। टाइमलाइन का मतलब हमें फ्रेम पता होना चाहिए कि किस फेज में क्या काम कर रहे हैं, ताकि हम इनको समझ सके और वो चीजें हम याद कर पाए। ठीक है, तो एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, फिर उसको एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पे बात करूं 1498, ये वो टाइम पीरियड है जब पुर्तगीज इंडिया में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, पुर्तगीज इंडिया में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा वास्को डी गामा इंडिया में आता है। उसके बाद यहां पे 1505, इस पीरियड के बीच में ये वाला जो पीरियड है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पुर्तगाल का जो रूलर है वो कहेगा कि भाई देखो, मैं किसी भी ऐसा एडवेंचरिस्ट, कोई भी ऐसा जो एडवेंचरिस्ट हो, इंडिया की डिस्कवरी हो चुकी है, वहां से ट्रेड हो रहा है, इंडिया से सामान लेके जा रहे हैं, और कहां पे ले जा रहे हैं, पुर्तगाल में। ठीक है, तो बोला कि यहां से जो भी एडवेंचरिस्ट है वो जाओ, इंडिया में जाओ, वहां से सामान लो और यहां लेके आओ। अब कुछ परसेंट मेरा, कुछ परसेंट आपका, जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट मेरा, कुछ परसेंट आपका। इस तरीके से यहां पे बातें चलती है। ये इस पीरियड में 1498 टू 1505 एडवेंचरिस्ट आते हैं। ध्यान रखना, ये राजा के लोग नहीं है, राजा इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो इसमें नाम देखने को मिलता है हमें वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वैसे ही हमें देखने को मिलता है पेड्रो अल्ब्रेज कब्राल, ये नाम देखने को मिलता है। वैसे ही हमें देखने को मिलेगा दोबारा से वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। अब ये फेज है इस पीरियड में, फेज फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 1505, इसके बाद ऐसा होगा कि रूलर को देखने को मिला कि भाई हम जो इंडिया से सामान ला रहे हैं वहां पे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो ये जो लोग है, ये जो एडवेंचरिस्ट है, ये क्यों ज्यादा पैसा खा रहे हैं, इनको इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हमें इनको हटाना चाहिए। अब से मैं कुछ लोगों को अपॉइंट करूंगा, वो मेरे बिहाफ पे जाएंगे एज एन एम्बेसडर, और इंडिया में जाके वहां से ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करके वो लेके आएंगे, ताकि सारे का सारा प्रॉफिट मेरा हो, क्यों दूं मैं किसी को। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम देखते हैं 1505 के बाद वाले पीरियड में यहां पे राजा अपॉइंट करना शुरू करेगा वाइसरॉय, कि वाइसरॉयज बनेंगे, वो जाएंगे मेरे बिहाफ पे। ठीक है, वो यहां से इंडिया में ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो यहां पे हमें तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने। कौन कौन से? पहला हमें नाम याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। और तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ये तीन नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक्सपेंशनिस्ट हैं, एग्रेसिव है, और ये पुर्तगाल की इस्टेब्लिशमेंट करके देंगे। यहां से हमें देखने को मिलेगा एक्सपेंशन, मतलब 1540s के पीरियड तक हमें देखने को मिलेगा ये पूरी तरीके से एक्सपेंशन करेंगे, ये इस्टेब्लिश करेंगे पुर्तगीज को, पुर्तगाल का यहां पे नाम इस्टेब्लिश करके देंगे। ठीक है, इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा 1600 तक। ये जो पीरियड होगा, इसमें हमें इस्टेब्लिशमेंट जो इनके द्वारा की हुई है, ये पीक पॉइंट देखने को मिलता है, पीक फेज, जहां पे पुर्तगीज इस्टेब्लिश कर चुके हैं, यहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है,
पॉइंट क्लियर है? 1600 के पीरियड तक ये वाला जो पीरियड है यहां तक इनकी खुद की मोनोपोली, ये मोनोपोली स्टेब्लिश करके बैठे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी नहीं आई है, कोई भी बाहरी और कंपनियां नहीं आ रही है, यूरोप से कोई और कंपनी नहीं आई है। तो ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो सब इनके हाथ में ही है। ठीक है, इसके बाद हम देखना शुरू करेंगे इनका डिक्लाइन फेज, और वो डिक्लाइन फेज होने के पीछे का रीजन क्या होगा? उसके पीछे का रीजन होगा क्या? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, दूसरा यहां पे डच होना, डच आएंगे। यहां पे हम देखेंगे कि मुगल्स, उनके साथ में इनका रिलेशंस खराब होना, इनके मराठास पिटाई करेंगे, और सबसे बड़ा जो रीजन है वो हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन। विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन, ये डिक्लाइन में चला जाएगा, जिस वजह से हम जानेंगे कि पुर्तगीज धीरे धीरे अपने आप को डिक्लाइन फेज की तरफ लेके चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? इसके बाद हमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। कैसे होगा सॉरी, क्या होगा हर फेज में, क्या होगा, किस तरीके से अपने आप को चलाएंगे, क्या काम करेंगे, क्या रोल होगा इनका, एक एक करके हम इनको डिटेल में और समझने की बहुत अच्छे से, आपको बस इधर फोकस करना है, एक एक चीज आपको समझ आएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। हम फेज फर्स्ट से हम इनकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्को डी गामा से। देखो एंट्री कैसे हुई, रेनिसो क्या है, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सीधा वास्को डी गामा से। देखिए सबसे पहले हमारे पास में वास्को डी गामा, पहला बंदा जो आ रहा है यहां पे, वास्को डी गामा, इनको समझते हैं। देखो ये इंडिया में एंटर करेगा 1498 के पीरियड में। ठीक है, अब पहले ये समझो इनके कंटेम्पररी इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक चीज को समझते हैं। देखो अगर हम इनके कंटेम्पररी देखें, जब ये इंडिया में आए तो उस टाइम में हमें देखने को मिलता है, यहां साउथ में हमें विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा, विजयनगर एम्पायर। इनके ऊपर हमें देखने को मिलेगा बहमनी एम्पायर, बहमनीज। गुजरात वाले रीजन में यहां पे हमें देखने को मिलेगा महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा करके रूलर बैठा हुआ है। राजस्थान वाले रीजन में हमें देखने को मिलेंगे राजपूत्स, और जो सेंटर वाला पार्ट है यहां पे हमें देखने को मिलेगी लोधी डायनेस्टी, जिसमें हम सिकंदर लोधी को देखेंगे। सिकंदर लोधी ये बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इंडिया में चल रहा है, जहां पे मेनली दिल्ली सल्तनत चली हुई है। ठीक है, वो अपने रूल को यहां पे चला रहे हैं और इंडिया कुछ इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट रख रहा है। पॉइंट क्लियर है? अब क्या होगा, ये आया इंडिया में, ये एंटर करता है केरला के पास, केरला में कहां पे, कलिकट। यहां पे कौन बैठा हुआ है, जमोरीन। जब इसको ये खबर मिलती है कि भाई हमारे यहां पे बाहर से कोई बंदा आ रहा है, तो बहुत खुश होता है, एक्साइट होता है कि बहुत अच्छा, हमारे यहां पे कोई बाहरी लोग आ रहा है, गोरे आदमी आ रहे हैं हमारे यहां पे। तो ये इस तरीके से इनका स्वागत करता है, ग्रैंड वेलकम करता है, ग्रैंड वेलकम। ठीक है, इसे देख के वास्को डी गामा बहुत खुश होता है। वो 2 से 3 महीने यहां पे रुका। ठीक है, उसने क्या देखा कि भाई यहां से जितना भी ट्रेड वो कर सकते हैं, स्पाइसेस का, टेक्सटाइल के लिए, वो मेनली तो इसी चीज के लिए आ रहे हैं, ट्रेड करने के लिए। तो उसने यहां से अपनी बोट ली और उसमें 2-3 महीने रुका। उस टाइम पीरियड में इसने यहां से जितना भी स्पाइसेस हो सकता था, जितना भी टेक्सटाइल हो सकता था, इन सबको भरा अपने साथ में, और भर के ये यूरोप लेके जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये यहां से जितनी भी कमोडिटी कलेक्ट कर सकता है उतनी कलेक्ट करता है और इनको लेके यूरोप जाएगा। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, अब यहां से ये कुछ लोग पकड़ेगा, कुछ लोग
जिनको अपने साथ, जो इंडियन होंगे, ध्यान रखना, जो इंडियन है और जो कि केरला वाले रीजन से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां आया है ना ये, तो यहां से कुछ लोगों को अपने साथ उठाएगा और उठा के यूरोप लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि इसका टारगेट ये नहीं था कि मेरे को देखो एक बार आया हूं और उसके बाद मेरे को आगे आना ही नहीं है। ये इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे हैं ताकि इनको थोड़ी बहुत पुर्तगीज आ जाए और इनसे हम मलयालम सीख पाए। इनका इफेक्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है, इनका इफेक्ट हम आगे देखेंगे कि ये कैसे इनका एक तरीके से मीडिएटर का काम करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो इन लोगों को ये अपने साथ लेके गया, वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ये मीडिएटर का काम करेंगे आगे चल के। पॉइंट क्लियर है? तो क्या वास्को डी गामा करके गया, समझ आ गया आपको? अब जैसे ये गया तो इसके बाद अब दूसरा बंदा आता है कि भाई अब आप जाओ कि देखो इंडिया में अब अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। उसको क्लियरली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये टास्क दिया गया था कि आपको इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करके आनी है। अब समझना, दूसरे बंदे की कहानी को सुनना। कबराल, मैं सीधा लिखता हूं कबराल, ठीक है, ठीक है। देखो ये जब इंडिया में आ रहा है तो उसमें सिचुएशन क्या है? उसमें सिचुएशन ये इंडिया है, यहां पे हमारे पास में अरब्स बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये हम देखते हैं, ये अरब है, ठीक है, ठीक है। अरब्स लगातार इंडिया के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, अरब्स ट्रेड कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी से ट्रेड करने लग रहे हैं, ये बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं, बहुत पुराने का मतलब हो गया 7th 8th सेंचुरी से, जब मोहम्मद बिन कासिम आया उसी के टाइम पीरियड से ये इंडिया में आए हुए हैं सॉरी, और इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ट्रेड कर रहे हैं, इन्होंने देखा कि इनको बाईपास करके कोई और बंदा जो यहां से सामान लेके जा रहा है, इनको सरपास करके, और जो ये सामान यहां से जाता था वहां पे ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, वहां पे इनको पैसा मिलता है। तो कोई बंदा आया सरपास करके और इनका सामान लेके चला गया, तो इनको इस बात की तो जेलस फील होगी, चिढ़ेंगे इस बात को देख के कि भाई ऐसे कोई भी आ रहा है और सामान लेके जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, हमारे पास पैसे की कमाई रुक जाएगी। दूसरी चीज, इटली, वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि हमने देखा इटली जो मौके का फायदा उठा रहा है, वो सामान ले रहा है और वो यूरोप में थोड़े में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है, तो इटली का प्रॉफिट खत्म हो रहा है, तो इटली इस बात से चिढ़ेगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये सब के सब, यहां पे तुर्की हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, सब इस चीज को लेके परेशान है कि भाई ये बाहर से लोग आ रहे हैं और ये कैसे यहां से सामान लेके जा रहे हैं। तो इस बात के लिए इन्होंने कबराल से कि अब की बार कोई भी बंदा आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये प्लान करके बैठे हैं। इन्होंने किसके साथ में? महमूद बेगड़ा के साथ में प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि भाई अब की बार कोई भी आएगा तो देख लेना, छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है। अरब्स मिल गए, अब ये लोग मिले हुए हैं, ठीक है। इधर कबराल को स्पेसिफिक टास्क दिया गया है कि भाई देख, टेंशन तेरे को लेनी नहीं है, तू जाएगा, तेरे को पता है, ध्यान रखना कि क्योंकि लोग जो वहां पे ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है वो आपको वापस भगाने की सोचेंगे, तो तू तैयार होके जा। तो इसके हाथ में कैनन्स दे दिए, इसके हाथ में तोप दे दी, आर्टिलरीज है इसके हाथ में कि भाई अगर कोई भी बीच में है तो तू छोड़ना मत उसको। बोले ठीक है, मेरे को इतनी छूट मिली हुई है, अब मैं किसको बख्शूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आया तो इन लोगों ने इसके ऊपर टूट के अटैक कर दिया कि भाई बाहर निकल यहां से, नहीं देखेंगे हम तेरे को, बाहर निकल यहां से, बहुत हो गया है, यूरोप से आ रहे हो, आप सामान लेके जा रहे हो, हमारी मोनोपोली को खत्म कर रहे हो। इसने दूर खड़े खड़े यहां से गोले दागना शुरू कर दिए। अब इन्होंने बेचारों ने गोले देखे ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है। अब ये इस बात को देख के परेशान है, इन्होंने भागना शुरू कर दिया, और जैसे भागना शुरू किया तो ये एक तरीके से अपना इफेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हो गया। मतलब इसने एक तरीके से
जो मिलिट्री ये बना के बैठे हैं, मिलिट्री बेस बना के बैठे हैं, महमूद बेगड़ा के साथ में अरब्स बैठे हुए हैं, ये जो इटली के लोग यहां पे बैठे हुए, इनके दिमाग में डर का माहौल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये बंदा दूर से खड़े खड़े मारने लग रहा है, इन्होंने गोले देखे ही नहीं है क्या होता है, कैसे हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो भाग जाते। तो कब्राल अपने आप को इस्टेब्लिश करता है वहां पे कि भाई सामने मत आ जाना मेरे, अदरवाइज छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? क्योंकि इसको तो पहले से ही ट्रेन करके भेजा था कि आपको जाना है और ये काम पूरा करके आना है। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम हमें देखने को मिलती है। अब यही चीज इसने इंफॉर्मेशन भेजी कहां पे? यूरोप में, और यूरोप में पुर्तगाल में, कि भाई मैंने इस तरीके से और पूरी तरह से इंडिया में जो मेरे अगेंस्ट थे मैंने उनको सेटल कर दिया। अब ये खबर मिली यूरोप में बैठे हुए रूलर को। रूलर ने कहा कि शाबाश, बहुत खुश हुआ कि भाई तूने हमारी इज्जत रखी है, तूने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो एक काम कर, अब तू इंडिया से ना वापस आ जा। बोले हैं मैंने इतना अच्छा काम किया है, मेरे को इंडिया में रुकने दिया जाए? बोले नहीं, क्योंकि हम अमेरिका वाली साइड में, हम वहां भी तो अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अमेरिका में हमने कुछ हरकत देखी है, वहां पे हलचल देखी है, वहां पे लोग दोबारा से, क्योंकि देखो आप में वो कैपेबिलिटी है, आप किसी को भी दबा सकते हो, तो आप में कैपेबिलिटी है, आप आ जाओ, आप अमेरिका वाले रीजन को देख के आओ। वास्को डी गामा वो इतना एग्रेसिव नहीं है, तो उसके बस का नहीं है, आप आ जाओ और आप जाओ अमेरिका। बोले ठीक है। तो यहां से कब्राल को वापस बुला लिया और वापस बुला के इसकी जगह पे वास्को डी गामा इसको दोबारा से भेज दिया कि भाई आप जाइए इंडिया में, आप वहां से ट्रेड कीजिए, वहां से सामान लेके आओ, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। यहां पे ये अमेरिका जाता है, तो इसने ब्राजील इसकी डिस्कवरी की, वहां पे इसको जो अपोजिशन मिल रहा था उसको सेटल किया और एक नए स्टेट की डिस्कवरी की, साउथ अमेरिका में ब्राजील, उसको डिस्कवर किया। किसने? कब्राल ने। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में वास्को डी गामा। अब ये फिर लौट के आ गया। अब ये क्या सोच रहे हैं कि भाई देखो मैं आ तो गया हूं, यहां पे अपने आप को स्टेब्लिश करने, तो इसने क्या कहा, हम पहली फैक्ट्री यहां पे स्टेब्लिश करते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री। इसने यहां आके देखो, अब एक सिस्टम चलेगा क्या, कोई बंदा यूरोप से आने लग रहा है, तो ऑब्वियस है यूरोप से जब आएगा तो वो खाली बोट लेके सिर्फ 2 आदमी बैठ के तो आएंगे नहीं, वो अपने साथ में कुछ बोट लेके आएंगे, अपने साथ में सामान लेके आएंगे। कि भाई देखो ट्रांसपोर्ट करने का क्या सिस्टम होता है, आप ए प्लेस से बी प्लेस, मान लो यहां से यहां कुछ सामान लेके जा रहे हो, ठीक है, सपोज करो यहां से आप चलना शुरू करो, आपको यहां तक पहुंचना है, तो आप जो भी गाड़ी या जो भी सामान जिसमें भी जा रहा है, तो आप यहां से जो भी सामान लोगे तो यहां पे लेके जाओगे, और यहां पे छोड़ के उस सामान से दूसरा जो रूट होगा यहां से भी कुछ सामान लेके आ जाओ। मतलब गाड़ी खाली नहीं होनी चाहिए, इधर से भी किराया निकल के आ जाए, वापस आते टाइम भी किराया निकल जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हम यहां से जो भी, जैसे कुछ ना कुछ तो पुर्तगाल में भी तो होता होगा, तो पुर्तगाल से कुछ सामान लेके आते हैं, वो इंडिया में लाए, इंडिया से कुछ सामान इकट्ठा किया हुआ होगा, वो सामान भर के पुर्तगाल लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेंगे। तो इनको ध्यान दो, तो हमारे पास में भाई अब ये सामान यहां पे यहां लेके आ रहे हैं, यहां से यहां लेके आएंगे, तो ऑब्वियस है स्टोर करने के लिए कोई स्टोर हाउस तो बनाना पड़ेगा ना, स्टोर हाउस तो होगा, उसी के लिए इनके लिए वर्ड यूज किया गया फैक्ट्री। ये फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, ये फैक्ट्री, इनको क्या वर्ड यूज करते थे इसके लिए, फितोरियाज। फैक्ट्री नहीं कहते, ये कहते थे फितोरियाज। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से ये नाव लेके जाते जो पुर्तगाल से चलती, इंडिया में लेके जाते, यहां पे सामान छोड़ते, यहां से फिर सामान लेके आते। तो किस में स्टोर करेंगे, तो उसके लिए फितोरियाज। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने स्टेब्लिश की कलिकट में। कहां पे? कलिकट में। पॉइंट क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से वास्को डी गामा अपने आप को स्टेब्लिश करेगा, प्रॉफिट कमाता है,
हम देखते हैं कि जो भी सामान लेके जाता है ना इंडिया से, 60 टाइम्स प्रॉफिट उसका कमाना शुरू करता है। बहुत बड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश करके लाएगा, बहुत बड़ा बंदा बन के निकल के आएगा पुर्तगाल में, क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो ये एडवेंचरिस्ट है, इन्होंने अभी तक आए और ये सामान यहां से लेते हैं और जाते हैं। अब बात को सोचो जरा, रूलर जो कि बैठा है और बंदे को भेज रहा है, कह रहा है कि देखो भाई आप जाओ ट्रेड करो, आप जाओ ट्रेड करो, ठीक है। वो लेके जा रहे हैं राजा को, जब वो सामान दे रहे हैं तो राजा से क्या कह रहे हैं कि लाओ हमारा हिस्सा दो। राजा को बोला है आपने हमें भेजा था, स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है, तो अब ये बाकी तो सारा हमारा है, लाओ अब हमारा हिस्सा दे दो। राजा को इन्होंने 20% पकड़ा दिया, खुद 80% रख रहे हैं। अब राजा क्या सोचेगा, रूलर क्या सोचेगा, रूलर सोचेगा कि भाई मेरा रूल, लेकिन लाके मेरे को भाड़ा दे रहे हैं, पैसे मेरे को इतने से दे रहे हैं, कमाई खुद कर रहे हैं, क्यों? एक बात आपने सुनी होगी ना कि कुत्ते के मुंह को खून लग गया है, ठीक है, जब वो एक को काट लेता है तो वो बार बार काटेगा। यही रूलर ने देखा कि भाई मैं लोगों को भेज रहा हूं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो बंदा वहां से जाके कमा के आ रहा है, तो क्यों ना मेरे ही लोग जाए, क्यों भेजूं मैं बाहर के किसी बंदे को? तो ये सोच के रूलर ने कहा कि मैं अपॉइंट करूंगा आगे से, और अपॉइंटमेंट भी किसकी करूंगा, उसको बोलेंगे वाइसरॉय। जिस बंदे को मैं अपॉइंट करके इंडिया में भेजूंगा उसको बोला जाएगा वाइसरॉय। आगे से ये एडवेंचरिस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास निकल के आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये 1505 में आते हैं इंडिया में, ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनको पहली चीज तो क्योंकि एडवेंचरिस्ट आ चुके हैं, इनके दिमाग में कि भाई हमें एक्सपेंशन करने, हमें अपनी टेरिटरी को और बढ़ाने। तो सबसे पहली चीज तो इसके दिमाग में क्या चलेगी कि भाई अगर हमें अपने आप को एक्सपेंड करने, हमें काम करने, तो उसके लिए सबसे पहली चीज हम खाली कलीकट में बैठे बैठे नहीं कर सकते हैं, हमें कलीकट से ऊपर जाना पड़ेगा, हमें अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हम कब तक यहां बैठे रहेंगे? अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो बोला कि भाई हम यहां कलीकट में नीचे बैठे हुए, यहां बैठे बैठे तो अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते ना, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो बोले हाँ बिल्कुल आपको ऊपर तो जाना पड़ेगा। बोले ऊपर कब जाए? तो बोले कहां पे जाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है ना कि जाए तो जाए कहां, आपको यही नहीं पता है आपका टारगेट क्या है, तो आप कैसे चलोगे? तो इसने पूछना शुरू किया कि मुझे यहां से कहां जाना चाहिए, किस जगह पे जाना चाहिए ताकि हम अपने आप को एक्सपेंड कर पाए। तो इनको बताया गया कि भाई देखो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे पैसा ही पैसा है। बोल तो बताओ ना ऐसी जगह कहां है जहां पे पैसा बहुत ज्यादा है। तो इनको बताया कि उस बंदे के पास याद करो जिस बंदे ने आपको इंडिया में लेके आया, वो बंदा। बोले वो कौन है? बोले वो अब्दुल मनिक है जो इंडिया में आपको लेके आया था। बोले वो कहाँ है? बोले वो गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेगा आपको। तो बोले गुजरात का है? बोले वो तो ऊपर है। तो चलो फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। यहां पे बोले सबसे ज्यादा पैसा है गुजरात में। बोले वो कैसे? गुजरात में पैसा कैसे ज्यादा हो सकता है? बोले देखो जितना भी ट्रेड हो रहा है गुजरात वाले रीजन से हो रहा है। बोले कैसे? अगर यदि आपको नॉर्थ इंडिया में कोई सामान भेजना है तो गुजरात से होते हुए जाना पड़ेगा। अगर यदि आपको सेंट्रल इंडिया की तरफ जाना है तो भी गुजरात की तरफ से जाना पड़ेगा। आपको सेंट्रल एशिया में जाना है तो भी गुजरात से ट्रेड कर सकते हो। आपको अरब में जाना है तो भी गुजरात से जा सकते हो। इसलिए गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सबसे ज्यादा पैसा यहां है। आपको यहां जाना चाहिए, गुजरात की तरफ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलो फिर उधर चलते हैं। तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले बोले मैंगलोर, ये भी तो एक हमारे पास में देखने को मिलता है कि ट्रेडिंग पोस्ट है। ये भी तो एक ट्रेडिंग पोस्ट है, ठीक है, ये भी तो पोर्ट है, यहां से भी तो हम कमा सकते हैं। बोले हाँ, लेकिन बोले ये मान लो यहां पे है, ये इस तरीके से
यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये कलिकट है, कलिकट, ठीक है। बोले देखो आप मैंगलोर पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। बोले क्यों, मैंगलोर में ऐसा क्या खास है? बोले यहां पे खास ये है, पहली चीज तो यहां है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर है। बोले हाँ ठीक है। दूसरा यहां पे हमें देखने को मिलता है बहमनी एम्पायर है। ये दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इनके साथ में उलझ गए ना तो ये आपको मार मार के भगा देंगे। इनके साथ में बिल्कुल भी मत उलझ जाना। बोले ठीक है, छोड़ो इसको। तो क्या करें? बोले इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा एक आइलैंड जिसका नाम है अंजदीवा आइलैंड, अंजदीवा आइलैंड। आप इसके ऊपर जाइए, इसको कंट्रोल कीजिए। ये इनसे अलग है, इनसे दूर है, आप वहां पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया अंजदीवा आइलैंड पे जाके। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। कहां पे? अंजदीवा आइलैंड पे। क्लियर हो गया। अब यहां से इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने यहां पे सोचा कि देखो पहली चीज तो ये, मुझे ये जो ट्रेड हो रहा है इसको रोकना है। ये जो ट्रेड यहां से यहां पे लोग जो भी कर रहे हैं, सामान यहां ले जा रहे हैं, मुझे इसको रोकना है। क्यों? क्योंकि इसको इतना कॉन्फिडेंस था, इनके पास कैनन्स हैं, बहुत है। तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ये सिस्टम है, हम रोक सकते हैं, ये ट्रेड हम रोक सकते हैं। और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक परमिशन लेटर निकालना पड़ेगा जिसको लेके ही आप यहां से यहां जाओगे। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो एक परमिशन लेटर हम देंगे और वो आपको यहां से लेना पड़ेगा। परमिशन लेटर लोगे तो ही आप वहां जा सकते हो, अदरवाइज आपकी नेवी बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी। आप यहां से लेके यहां जाओ। अब बोले भाई इसको क्या बोले? तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया कार्टाज सिस्टम या कार्टाज पॉलिसी। हम ये कह सकते हैं कार्टाज सिस्टम। कार्टाज सिस्टम क्या है? कार्टाज सिस्टम है, आपको अगर यदि सामान लेके ट्रेड करना है, आपको यहां साउथ से और गुजरात में कोई सामान लेके जाना है, तो उसके लिए पुर्तगीज नेवी से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो एक परमिशन लेटर बना के देंगे, उस परमिशन लेटर को लेके आप यहां जाओगे। अब ये सब चीजें कौन देख रहे हैं? यहां बैठा है महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा बैठे हैं। ये सब देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, हमारे पास में सामान क्यों नहीं आ रहा है, हमारा सामान कहां जा रहा है, हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, सामान आएगा आएगा, कब कब आएगा, सामान आ ही नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा भाई देखो सामान की जो जो कृपा अटकी हुई है वो कृपा पुर्तगीज ने रोक रखी है। बोले वो कैसे? बोले वो आजकल एक परमिशन लेटर देते हैं, अगर किसी ने परमिशन नहीं ली तो वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। बोले अच्छा ऐसा है? तो बोले छोड़ेंगे नहीं उसको। तो यहां पे हम देखते हैं महमूद बेगड़ा। अब कुछ लोग और भी है जो निकल के आएंगे, क्योंकि अब तो डायरेक्टली एक रूलर को चैलेंज किया गया है। इसके साथ में मिले इटली के लोग, इटली आ गया। बोले हाँ हाँ देखो ये बहुत परेशान कर रहे हैं, पुर्तगीज आए हैं वो परेशान कर रहे हैं, यूरोप की लोग ऐसे नहीं है, आप समझने की कोशिश करो, हमारे साथ में ट्रेड करो, हम बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये आके चढ़ाने लगे। उधर अरब्स आ गए, उधर तुर्की के लोग आ गए, क्योंकि इनकी मोनोपोली टूट रही है। ये लोग जो यहां पे ट्रेड कर रहे थे उनको खत्म किया जा रहा है। पॉइंट क्लियर है? यहां पे जमोरीन भी आ गया कि भाई मारो इनको, हटाओ यहां से, लेकिन इनके पास में क्या है? कैनन है। तो यहां पे हम देखते हैं कि अल्मेडा, इसका बेटा है डॉन अल्मेडा करके, डॉन अल्मेडा। इसने भेजा इसको कि बेटा देख हमारे पास में बहुत बड़ी तोप है, जा इनको लेके और उनके ऊपर अटैक कर दे, मार इनको, खत्म कर इनको, हटा, ये फालतू के लोग हैं, और क्यों टेंशन ले रहा है, जा इनको मार दे। यहां पे एक बैटल होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ दबुल एंड चौल। ये जगह यहां पे हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, दबुल और चोल। यहां पे इनकी लड़ाई होती है और उसमें अल्मेडा को, जो इनका बेटा है,
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा है डॉन अल्मेडा, इसको मार दिया, इसकी फाइल निपटा दी। जैसे ये गया, जाते ही अब बेटा मारा है तो ऑब्वियस है अल्मेडा को तो गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या हुआ, मैंने भेजा कुछ और काम करने के लिए था, यहां पे मेरे बेटे की फाइल निपट गई, हटाओ इन्हें, ये जो लोग हैं इनको हटाना पड़ेगा अब। तो यहां से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का खून खोलता है कि अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई आ जाए। यहां से फिर इसने अटैक करना शुरू किया इनके ऊपर और इनको एक एक करके पूरी तरीके से जो इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है पूरी तरह से खत्म किया, पूरी तरह से। महमूद बेगड़ा को, इटली को, अरब्स को, तुर्की को, सबको ठिकाने लगा दिया। और जैसे लगाया तो यहां से इन्होंने बोला कि अब से सुन लेना ध्यान से कि कोई भी यहां से अगर यदि हमारे पास में आया तो आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेड करते टाइम ध्यान रखना है हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने परमिशन नहीं ली तो उसका वही हाल होगा जो अभी आपके साथ किए। अभी तो फिर भी आपको बख्श दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी को बोला ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, अगर आपको पानी में किसी भी तरीके का ट्रेड करना है हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? मतलब यहां पे इसको बोलते हैं, यहां पे जो अल्मेडा ने जो अटैक किया, ध्यान से सुनो, डॉन अल्मेडा के साथ में जो लड़ाई होती है उसको बोलते हैं द बुल एंड चोल की लड़ाई। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इनके ऊपर अटैक किया, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ दीव। क्या बोलते हैं उसको? बैटल ऑफ दीव। ये किसने की? ये की अल्मेडा ने, पापा ने, बेटे ने, द बुल एंड चोल। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। यहां से हमें एक दो चीजें समझ आती है, और वो ये, पहली चीज तो ये, इसने अपने आप को इस्टेब्लिश करके दे दिया कि भाई आगे से पानी में किसी भी तरीके का ट्रेड होगा तो हमारे जरिए होगा। दूसरी चीज, लोग इनसे, जो रूलर है वो इनसे डरना शुरू कर देते हैं। डरना शुरू कर देते हैं मतलब कि भाई इनके पास में है, जो नेवी है वो बहुत स्ट्रांग है, हमें इनसे बच के रहना होगा। अगर यदि नहीं बचे तो अगर हम इनके सामने आए, किसी तरीके की हरकत करेंगे तो डेफिनेट ये हमारे को मार देंगे, बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दीव से रिलेटेड, क्योंकि लड़ाई हो रही है वो दीव की हो रही है। दीव से रिलेटेड जो बात हो रही है वो ये कि दीव को ये जीत नहीं पाया। दीव के ऊपर अटैक जरूर हुआ, वहां पे लड़ाई जरूर हुई, लेकिन इसको जीत नहीं पाया, कैप्चर नहीं कर पाया। दूसरी चीज, महमूद बेगड़ा ये लड़ाई में हारा जरूर, लेकिन इसने इसके सामने घुटने नहीं टेके। अल्मेडा के सामने इसने सरेंडर नहीं किया अपने आप को कि चलो ठीक है मेरा सर कलम कर दीजिए, मेरे में कोई पावर नहीं है। नहीं, वो हिम्मत से लड़ता रहा, दीव भी इसके हाथ में नहीं आया। पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके का सिस्टम हम देखते हैं कि यहां पे हम कैसे ये अपने आप को इस्टेब्लिश किया। यहां पे इसने दो सिस्टम चलाए, एक कार्टेल सिस्टम, दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। उसके बाद हमारे पास देखने को मिलता है, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं अल्फांसो डे अल्बुकर्क। कैसी भी स्पेलिंग हो सकती है वो एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ये आते हैं 1509 में और ये 1515 तक रहेंगे। ठीक है, क्या काम करेंगे ये देखो, अब इसको समझो। वही सेम चीज कि भाई हम यहां पे कब तक बैठे रहेंगे, हमें और ऊपर जाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए, और कहां पे जाए, अपने आप को कहां इस्टेब्लिश करें, जहां पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इनको नजर आता है गोवा। बोला यहां इस्टेब्लिश करते हैं हम अपने आप को। बोले गोवा में कैसे करेंगे? गोवा में करने के लिए अगर हमें अपने आप को गोवा में इस्टेब्लिश करना है तो यहां पे बैठा है बीजापुर। क्योंकि देखो इस टाइम पर हम देखते हैं तो क्योंकि जो बहमनी एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और इसी पीरियड में डिसइंटीग्रेट होकर यहाँ पे आदिल शाही, कुछ शाही डायनेस्टीज है वो निकल के आ रही है, उसमें बीजापुर निकल के आ रहा है। बोले ये बैठे हुए हैं,
जो इनके कंट्रोल में है। तो बोले ये इतनी आसानी से इसको नहीं देंगे, तो हमें इनसे थोड़ा सा बेटर होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बोले स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद से अगर यदि गोवा को जीतने की कोशिश करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें हेल्प चाहिएगी। बोले अब किसकी हेल्प ले? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपको कोई भी रूलर आके कहेगा कि हाँ भाई चलो मैं मिलके आपके साथ में और इनको यहां से गोवा दे देते हैं, ये इनको कैप्चर कर लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं। किसी ऐसे बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी जो गोवा में हमारी हेल्प करे, सपोर्ट करे हमें पीछे से, और उसकी फ्रेंडशिप हमें आगे तक चाहिए। इसके लिए इनकी नजर में आता है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर एम्पायर में कृष्णा देवराय, कृष्णा देवराय ये बैठे हुए हैं। ये यहां पे अब ध्यान से सुनना और समझना। बोले हमें इनसे कांटेक्ट करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि देखो, दुश्मन हमेशा दोस्त होना चाहिए। बात को नहीं समझे भाई, मैंने क्या बोला? ए, बी और सी। अगर ये बी इसको हराने, तो इसका जो दुश्मन है, इसका जो दुश्मन है वो ए का दोस्त होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज है, इधर ये बीजापुर है, और ये हमारे पास में विजयनगर एम्पायर है। तो क्योंकि बीजापुर और विजयनगर, बीजापुर और विजयनगर इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स है किस बात पे? तुंगभद्रा रिवर को लेके, तुंगभद्रा दोआब, ये जो दोआब है इसको लेके इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे, एक दूसरे के साथ में उलझे बैठे कि भाई ये पार्ट हमारा, ये पार्ट हमारा। अब ये दोनों दुश्मन है। तो यहां पे पुर्तगीज इस चीज का फायदा उठाएंगे कि भाई ये जो सी है, ये जो विजयनगर है, ये हमारा दोस्त बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? कैसे हम विजयनगर एम्पायर के लोगों से जाके यहां पे कृष्ण देवराय से जाके बात करें? तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा? बोले टेंशन मत लो, इसकी तो हमारे पास में सॉल्यूशन है। क्या? बोले वास्को डी गामा, याद करो उन लोगों को जो वास्को डी गामा पुर्तगाल लेके गया था, उन लोगों को पकड़ के लाओ, उनको ट्रेनिंग किया दी हुई है, उनसे मलयालम सीखो। तो यहां से उन लोगों को लाया गया, उनसे यहां पे पुर्तगाल के जो रूलर है, जो लोग हैं जो यहां पे बैठे हुए, उनसे मलयालम सीखी, और सीख के ये जाते हैं किसके पास? कृष्णा देवराय के पास कि हमारी हेल्प कीजिए। शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि कृष्णा देवराय इनको बिल्कुल भाव नहीं देते। भाई जाओ जाओ, निकलिए यहां से, आपकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप जाइए। ये डायरेक्टली जाके ये नहीं कह रहे कि गोवा दे दो हमें, नहीं, देखिए हमारे साथ मिलिए, हमें आपकी दोस्ती चाहिए। किस बात के लिए? हमें कोई जरूरत ही नहीं है आपकी। तो फिर इन्होंने देखा ये ऐसे बात नहीं बनेगी, तो इन्होंने अरबी हॉर्सेस यहां पे भेजना शुरू किया। किसके पास? कृष्णा देवराय के पास। देखिए हम आपके पास में इतने तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे, इतने बढ़िया घोड़े हम आपके पेशकश में ला रहे हैं, आप हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए, ये हमारे लिए गिफ्ट है, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। बोले एक बात बताओ, ये सब क्यों कर रहे हो आप, ये बताइए। देखिए महाराज, दोनों तरफ से बेनिफिट होना चाहिए, आपको भी बेनिफिट होना चाहिए, आपको घोड़े चाहिए, हम दे रहे हैं। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट चाहते हैं। बोले क्या? हमें अपना एक फोर्ट इस्टेब्लिश करना है, और हम चाहते हैं वो गोवा में इस्टेब्लिश हो। ठीक है, हम चाहते हैं वो गोवा में इस्टेब्लिश हो जाए। उसके लिए आप हमारी हेल्प करो। अब विजयनगर एम्पायर के जो रूलर है कृष्णा देवराय, उनको घोड़े मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप जाइए, आपको गोवा चाहिए आप ले लो। तो बोले बस ठीक है, आपसे इतना ही चाहिए, आप बीच में मत आना, हम अपने हिसाब से ले लेंगे। बोले ठीक है जाओ। तो यहां से उन्होंने गोवा पे कैप्चर करना शुरू किया। और कब? 1511 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा की लोकेशन समझिएगा, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि यहां से अरेबियन सी में क्या चल रहा है पूरी तरीके से नजर रखी जा सकती है, पूरी तरीके से।
कि अरेबियन सी में क्या हो रहा है, यहां पे क्या सिस्टम चल रहा है, और ब्लू वाटर पॉलिसी को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके का सिस्टम हम देखते हैं किसमें, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो अपने आप को मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं पकड़ पकड़ के कि चलो भाई ठीक है, चलो भाई ठीक है, यहां आइए, यहां आइए। अब वो एक चीज देख रहे हैं कि भाई देखो कब तक हम ये सब करेंगे। इसने यहां पे दीव पे दोबारा से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये क्या सोच रहे हैं कि देखो हम मिलिट्री स्ट्रॉन्ग तो हो रहे हैं, हमारे लोगों को लेके आ रहे हैं और फिर यहां स्टेब्लिश कर रहे हैं, कब तक? ये चीज तो ठीक नहीं है। हमें एक काम करना होगा, हम ऐसा करते हैं कि बाहर से लोगों को लाने की बजाय हम यहीं पे कुछ ऐसा करें ताकि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। जो इंडिया की जो सोसाइटी है वो हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। हम यहां पे आ तो रहे हैं, कल को हो सकता है कि ये लोग जितने भी हैं वो इकट्ठे हो जाए और हमें मारना शुरू कर दे। हम कितने लोग ले आएंगे? 1 लाख 2 लाख ले आएंगे, लेकिन यहां की जो पॉपुलेशन है अगर वो इकट्ठी हो गई तो हमें कल को तो यहां से निकाल देंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। बोले वो कैसे कर सकती है? तो बोले 2 रीजन है, या तो हम खुद इंडियन बन जाएं, ऐसा ही तो होगा, या तो हम खुद इंडियन बन जाएं कि भाई हम देखो इंडियन है, हम आपके भले के बारे में सोचेंगे, या फिर हम यहां के लोगों को पोर्तुगीज बना दे, या तो हम खुद इंडियन बन जाए या जो लोग यहां पे हैं वहां पे उनको पुर्तगीज बना दे। कैसे? इनसे शादी करके, मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना के। ठीक है, शादी करें, किनसे करें? तो यहां पे लोगों को बोला, यहां पे जो आर्मी के लोग हैं उनको बोला कि जो भी महिला जो विडो है उनसे आप शादी करना शुरू कर दो। ठीक है, जो भी विडो है उससे आप शादी करो, और उनसे जो बच्चे होंगे वो ऑब्वियस है कि पुर्तगीज का होगा उन पे हक। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से आप काम करना शुरू कीजिए। इसको देख के हमें लगता है कि सोसाइटी में जो सती सिस्टम है यहां पे क्या चल रहा था, क्योंकि भाई जो विडो है उनसे कोई शादी करके खुश नहीं था। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने विडो से शादी करना शुरू कर दिया। तो अब सती सिस्टम जो ये चला आ रहा है उस पर धीरे धीरे रोक लगना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके का काम हम यहाँ पे देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहाँ पे आके करते हैं। क्या क्या? पहला काम तो उन्होंने किया गोवा को कैप्चर करके, ठीक है, गोवा जीता। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि भाई जो विडोज है उनसे रीमैरिज कीजिए, उनसे शादी करो, और उनसे बच्चे होंगे तो उन पे हमारा हक होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? फिर यहां पे वो एक काम और करते कि बोले अब ईस्टर्न साइड में चलो, तो श्रीलंका वाली साइड में, हुगली वाली साइड में इनको वो अपने पास में लेके आते हैं, इनको कैप्चर करना शुरू करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब 1515 से लेके 1530 वो चले गए, अल्बुकर्क चले गए। ये जो पीरियड है यहां पे इन्होंने क्या किया, अपने आप को कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने का मतलब है अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि भाई जो भी हमने बनाया है ना बस इसको बना के रखो, कुछ और नहीं करना, कोई एक्सपेंशन नहीं करना। इस पीरियड में हमें वैक्यूम देखने को मिलता है। वैक्यूम का मतलब कि बस इस्टेब्लिश रखो, आपको कुछ ज्यादा हरकत नहीं करनी है, अदरवाइज हो सकता है कि यहां के लोग आपके अगेंस्ट आ जाए, वो भिड़ जाए। तो यहां पे तीसरी बार एक बार फिर से वास्को डी गामा को भेजा गया। वास्को डी गामा को एक बार फिर आया, इंडिया में आया, उसको बोला है कि भाई जाओ एक्सपेंशन करो, लेकिन दीव पे उसने कहा कि दीव पे जाके अटैक करो, लेकिन वो नहीं कर पाया, यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, तो वो चला जाता है एक तरीके से। इसके बाद आता है अगला बंदा जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। ठीक है, 1530s के पीरियड में। पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से सुनना इस कहानी को, क्या करेगा ये,
ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन करके जाएगा, पूरी तरीके से एक्सपेंड करेगा अपने आप को। कैसे? देखो, अभी तक गुजरात इनके कैप्चर में नहीं आया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने क्या करना शुरू किया, नीनो डी कुन्हा आके ये कहेगा कि भाई अब हमें इस्टेब्लिशमेंट करनी है, और वो सबसे पहले कहेगा कि पहले ये देखो कि इंडिया में चल क्या रहा है। यहां विजयनगर एम्पायर है जो इनका दोस्त बना हुआ है, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, इधर हमारे पास में बहमनी एम्पायर है, उनका डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। यहां पे हमें देखने को मिलता है बहादुर शाह करके रूलर बैठा हुआ है, गुजरात में बहादुर शाह करके रूलर बैठे हैं। यहां सेंटर में अब मुगल्स आ चुके हैं, मुगल्स आ गए, और इस तरफ हम देखते हैं शेरशाह सूरी आ गया, शेरशाह सूरी, और मुगल्स में भी हुमायूं है, हुमायूं। अब कहानी को समझना कि ये कैसे गुजरात को कैप्चर करेगा, किस तरीके से टेरिटरीज लेगा, और ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पे मुगल्स, देखो ये जो हुमायूं है, हुमायूं ये एक तरीके से सैंडविच बना हुआ है इस पीरियड में। सैंडविच कैसे? एक तरफ से शेरशाह सूरी इस पे अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से बहादुर शाह इस पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि बहादुर शाह सोच रहे हैं कि मैं जाऊं और यहां पे बैठूं, मैं जाऊं यहां पे बैठूं। शेरशाह सूरी कह रहा है मैं इसको जीने नहीं दूंगा। इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि हुमायूं एक तरीके से सैंडविच बना हुआ है, वो पिस रहे हैं, बीच में बैठे हैं शेरशाह सूरी के और बहादुर शाह के। अब क्या करें? तो इस सिचुएशन में इसने कोशिश की कि भाई मैं पहले एक फाइल निपटाता हूं, और वो फाइल निपटाते हैं शेरशाह सूरी की, कि भाई तू हट यहां से। हम देखते हैं 1532 के पीरियड में इसको पहले तो भगाता है कि आप निकलो यहां से। देवरा की लड़ाई जिनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं बहुत पहले, तो आप देखोगे कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हटाया कि भाई आप जाइए, पहले इसको खत्म कर दिया। अब बचा बहादुर शाह। अब बहादुर शाह की जैसे बारी आई तो यहां बैठे हुए गोवा में पोर्तुगीज, अब इन्होंने देखा कि बहादुर शाह, क्योंकि गुजरात वाला रीजन हमें चाहिए, ये लेने के लिए हमें बहादुर शाह को वीक करना पड़ेगा। और बहादुर शाह को वीक कैसे कर सकते हैं? अब ऊपर से हुमायूं प्रेशर कर रहे हैं, नीचे से हम प्रेशर करेंगे। अब इसकी बारी है तो बोले इसको सैंडविच बना दो। अब की बार बहादुर शाह सैंडविच बन गया। किस किस के बीच में? एक तरफ पोर्तुगीज है और दूसरी तरफ हुमायूं है। दोनों तरफ से बहादुर शाह पिस रहे हैं, ऊपर से हुमायूं आ रहे हैं, वो टपली मार रहे हैं, नीचे से पोर्तुगीज है, वो जाके टपली मार रहे हैं। तो बहादुर शाह ने सोचा भाई करूं क्या, दोनों तरफ से गिर रहा हूं। तो ये पहुंच गया पोर्तुगीज के पास। भाई आपको क्या चाहिए, आप क्यों मेरे साथ में मेरे पीछे पड़े हुए हो, आपका क्या रोल है? बोले हमें चाहिए क्या? बोले हमें मुंबई वाला रीजन, साउथ गुजरात हमें दे दो, हमें ये दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोल जाओ जाओ जाओ, तुम्हें दिया बसीन वाला रीजन हम आपको देते हैं, जाओ जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, बस अब मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे। बोला हाँ हाँ टेंशन मत लो, ये हमें दे दिया ना, बस आप जाओ। तो इसको ले लिया पहले तो, ध्यान से सुनना, मुंबई हो गया, बसीन हो गया, साउथ गुजरात वाला पार्ट है ये भी हो गया, इन्होंने ले लिया। ठीक है, अब हुमायूं आते हैं, फिर अटैक करते हैं। हुमायूं ने जैसे इसके ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ, बहादुर शाह भाग गया, बहादुर शाह भाग गया। जैसे ही हुमायूं ने अटैक किया, बहादुर शाह भाग रहे कि भाई कोई बचाओ, भाग गया वहां से। 2 साल 3 साल बाद वापस लौट के आता है। तो यहां पे इस वाले पार्ट में हुमायूं ने कंट्रोल कर लिया, गुजरात वाले रीजन पे जैसे ये भाग गया तो गुजरात हो गया किसका, गुजरात हो गया हुमायूं का, हुमायूं का हो गया। अब क्या होगा, जैसे हुमायूं यहां बैठा है तो इनको पता है भाई हुमायूं स्ट्रांग है, हम इसको भगा नहीं सकते, वेट एंड वॉच क्या होता है देखते हैं आगे। 2 साल 3 साल बाद में बहादुर शाह वापस लौट के आते हैं, वापस लौट के आया, हुमायूं के ऊपर अटैक किया, हुमायूं को भगा दिया। जैसे ही हुमायूं भागा तो बहादुर शाह आके गुजरात वाले रीजन को दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं, दोबारा से कैप्चर किया।
और जैसे कैप्चर किया तो पुर्तगीज पहुंच गए बहादुर शाह के पास कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, आइए हम आपका वेलकम करेंगे। तो इसको बोट में बुलाया कि भाई आ जाओ, हमारे पास आइए, हम आपसे मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, पार्टी करेंगे वहां पे। तो जब पार्टी करने के लिए बुलाया तो बहादुर शाह की फाइल निपटा दी, खत्म, पता ही नहीं चला क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई कहता है पैर फिसल गया था, फिर वो पानी में गिर गए, उसके बाद में दम घुटने से उनकी मौत हो गई, एंड सो ऑन। इस तरीके की स्टोरीज हमें यहाँ पे बताई जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहादुर शाह निपट गए। और जैसे बहादुर शाह निपटे तो गुजरात वाला जो रीजन है ये हो गया पुर्तगीज का, दीव इनका हो गया। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ आ गया किस तरीके से इन्होंने पूरे पार्ट को कैप्चर किया। अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं तो ये वो पीरियड है जिस टाइम पीरियड में इन्होंने पूरी तरीके से, पूरी तरह से इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अगर यहां पे मैं आपके सामने मेंशन करूं 1540s का जो पीरियड है, 3040s का, इस पीरियड में इंडिया में कहां कहां पे ये बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। देखते हैं अभी। देखो, आपको मैप पे इनकी लोकेशन रफली आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से इस्टेब्लिश करके बैठे हैं, एक एक करके फिर इनको समझते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये नीचे आए थे कलिकट में, कलिकट में आए। उसके नीचे हमारे पास में यहां पे हम देखते हैं कन्नौर, कन्नौर वाला रीजन है। इसके नीचे यहां पे हमें देखने को मिलता है कोची। यहां पे हम देखते हैं अंजदीवा, इसके आगे अंजदीवा है, अंजदीवा है। यहां पे हम देखें तो हम देखते हैं गोवा, गोवा के ऊपर देखते हैं तो मुंबई, मुंबई से ऊपर बसीन, ये भी कैप्चर कर लिया। बसीन से ऊपर दमन। ठीक है, यहां हम देखें तो दीव, ये सब पार्ट इन्होंने कैप्चर कर लिए। अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास में ये मालाबार है, ये हमारे पास में मालाबार में कोचीन, और ये इस तरीके से हम वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं। अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो हम यहां देखते हैं हुगली, हुगली हो गया, ये कैप्चर कर लिया, यहां पे अपना फोर्ट बना रहे हैं। हुगली के नीचे हम बालासोर देखते हैं, जो उड़ीसा में बालासोर। वैसे हम आंध्रा में देखें पुलिकट। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं तो हमारे पास में जिसमें हम बात करें तमिलनाडु वाले रीजन में, यहां भी वो अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है उसका, क्या नाम है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम यहां देखें श्रीलंका, श्रीलंका, उसमें भी अपने आप को कैप्चर करते हैं। नीचे हम मलक्का की बात करते हैं तो वहां पे भी ये अपने आप को कैप्चर करते हैं। इस तरीके का सिस्टम हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे वो फैल गए। अब ये तो पार्ट है कोस्टल, ये पार्ट हमें देखने को मिलता है 1540s टू 1600, इस पीरियड के बीच में इनका जो टाइम देखने को मिलता है वो पीक पीरियड देखने को मिलता है, पीक पीरियड, जिसमें पूरी तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, पूरी तरीके से बिठा के रखेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? इस पीरियड में ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और ये सोच रहे हैं कि अब कैसे अपने आप को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां से ये एक चीज बची जिसको हम बोलते हैं रिलीजन, इसको स्प्रेड करना है। यहां पे अपने आप को रिलीजन को और स्प्रेड करें। उसके लिए इस पीरियड में यहां देखें तो अकबर का दौर आता है। देखो, अब हम क्या चीज समझने जा रहे हैं, ये तो कोस्ट हो गया, कोस्ट पे वो कैसे स्टेब्लिश कर रहे थे वो चीज देख ली। अब हम देखते हैं कि ये लैंड पार्ट पे, लैंड पार्ट, या हम बात करें एंटर में, एंट्री कैसे करेंगे इंडिया के लैंड पार्ट पे, और भीतर कैसे जाएंगे इंडिया के। यहां तो हो गया, लेकिन अब ये अंदर की तरफ कैसे जाएंगे, जिसको मैं बोलूं तो इंडिया उस टाइम में आगरा, और आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, इस वाले रीजन में ये कैसे जाएंगे। ठीक है, कैसे ही अपने आप को एंटर करेंगे, मुगल एम्परर में कैसे जाएंगे,
ठीक है, उनसे कैसे दोस्ती करेंगे और किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, अब उस बात को समझते हैं। तो यहां पे अकबर का जो फेज आता है उसमें अकबर ने एक पॉलिसी चलाई थी, इबादत खाना, इबादत खाना। और इसमें क्या बोला था कि भाई हमारे टाइम में जितने भी रिलीजियस लोग हैं उनको बुलाओ, क्योंकि इसने सबसे पहले इस्लाम के जितने भी रिलीजियस या जितने भी बड़े लोग हैं उनको बुलाया कि आओ मुझे समझाओ इस्लाम में क्या क्या बोला गया है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे थॉट्स दिए हैं, मुझे बताइए, मुझे समझाइए। तो उसके बीच में कुछ तो में होती है, बहस होती है, तो ये अच्छे से समझ नहीं पाता है, उसको एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाता है। तो इसने कहा कि मुझे जितने भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन्स, उन सब के लोगों को बुलाना है, उनके जो बड़े लोग हैं उन सबको बुलाओ, वो आएंगे और मुझे समझाएंगे। बोले ठीक है। तो यहां से क्रिश्चियंस या मैं ये बोलूं पोर्तुगीज, इनकी तरफ से भी लोग आना शुरू करते हैं। ठीक है, मोन्सरेट करके यहां से आएगा, एक पादरी आते हैं। इसी तरीके से एक्वा वीवो ये आते हैं, इनको समझाते कि हाँ भाई देखो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, इस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए, भला करना चाहिए, ये एंड्स होने, इस तरीके की बातें ये करते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं इनका इंप्रेशन अकबर के ऊपर देखने को मिलता है और ये धीरे धीरे रिलीजन के बेस पे इंडिया में एंटर करता है, या मैं बोले लैंड पार्ट की तरफ ये एंटर करना शुरू करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इस पीरियड में हम क्या देखते हैं, 1600 से पहले की बात हो रही है। इस पीरियड तक ना तो कोई बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा पावर अंदर आई है, ना डच आए थे, ना यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो इनकी मोनोपोली है पूरी तरीके से, जैसा ये कह रहे हैं वैसे समझ रहे हैं। दूसरी चीज, लोग इनको स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो नेवी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके पास में गोले दागने के लिए कैनन से इसके पास में। तो ये क्या सोच रहे हैं कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना। अभी तक की सिचुएशन है ये। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को मेंशन करेंगे कि ये पॉइंट समझ नहीं आया। हालांकि ये पूरी चीजें एक स्टोरी की तरीके से है, आपको उसी तरीके से समझना है, उसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब देखो क्या होगा, इसको हम यहीं पे बना के रखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अब ये इनसे छूटने शुरू होंगे। देखो अब क्या होगा, 1600 के बाद मैं यहां पे लिखूं पोस्ट 1600 क्या होने वाला है। यहां पे हम देखते हैं पहले तो डच आ जाएंगे 1605, इस पीरियड पे मुगल्स के पास में आना शुरुआत कर देंगे। दूसरी चीज 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना क्या होगा। यहां पे अभी तक जो कोर्ट है मुगल्स का, उस कोर्ट में मुगल कोर्ट में जो भी थॉट्स हैं वो पोर्तुगीज दे रहे हैं। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो जाके जहांगीर आता है रूलर, तो उसके कोर्ट में जाके परमिशन के लिए जाता है कि भाई हमें परमिशन दे दो, यहाँ पे हम ट्रेड करना चाहते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो पुर्तगीज क्योंकि इनके कोर्ट में बैठे तो उन्होंने कान भरना शुरू कर दिया जहांगीर के, देखो ये लोग गलत है, ये खराब लोग हैं, इनके साथ में ट्रेड मत करना, इनको बाहर निकालो यहाँ से। तो ये सब चीजें ये फैलानी शुरुआत करते हैं। तो 1608 से लेके 1611 तक हमें पुर्तगीज का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मुगल्स के कोर्ट में जहांगीर के ऊपर। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1611 में कहानी बदल जाएगी। 1611-12 में कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्यों कहानी इसलिए बदलेगी? पहली चीज तो ये, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, यहां पे एक लड़ाई करेगी पोर्तुगीज के साथ, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सवाली। बैटल ऑफ सवाली। ठीक है, इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके आएगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक जो लोग सोच रहे थे ना पुर्तगीज के बारे में कि पुर्तगीज है वो बहुत स्ट्रांग है, इनसे पंगा नहीं लेना है, यहां पे पुर्तगीज की जो नेवी है वो डिफीट हो जाती है। ठीक है, और जैसे ये नेवी डिफीट हुई तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब स्ट्रांग होके आएगी कि भाई हम तो सोचते थे कि नेवी है वो तो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल की है, वो तो बहुत स्ट्रांग है, उनसे भी स्ट्रांग है इंग्लैंड की। अब देखो पुर्तगाल के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वो क्या है, क्योंकि इन्होंने यहां पे सबसे पहली चीज तो ये लुटेरे थे, ये लुटेरे हैं, ठीक है, लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने अपने आप को इतने साल यहां पे स्टेब्लिश किया लेकिन रिनोवेट नहीं किया, इन्होंने अपने अंदर कोई चेंजमेंट लाने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा नहीं है कि और अच्छे से अपने वेपन्स को और अच्छा बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया, बस बैठे मजे ले रहे हैं। ठीक है, और इसी चीज का फायदा हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी नेवी स्ट्रांग बन के आई तो इन्होंने पुर्तगीज को डिफीट कर दिया, और ये खबर सूरत में जो बैठा हुआ गवर्नर है उसने जाके दे दी किसको, सूरत के गवर्नर ने दे दी मुगल एम्परर को, जहांगीर को, कि भाई पुर्तगीज जिनका इन्फ्लुएंस आप करे बैठे हो, जिनकी बातें आप सुनते हो ना कि पुर्तगीज है हमें टेंशन नहीं लेनी वो हमारी हेल्प करेंगे, वो पिटे हैं किनसे, बोले ब्रिटिशर्स से, ईस्ट इंडिया कंपनी से पिटे हैं वो। आप कहते हो ना उनकी नेवी स्ट्रांग है, वो पिट के आए हैं इस लड़ाई में, आप छोड़ो इनका हाथ, कुछ नहीं रखा इनमें। तो यहां पे जहांगीर खुश होता है, जहांगीर खुश हुआ कि बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी खबर दे दी। दूसरी चीज, जहांगीर खुश क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक दोस्त हुआ करता था, उसने वाइसरॉय से मिलने की परमिशन ली कि भाई मुझे वाइसरॉय से मिलना है, लेकिन उसको बिठा के वेट करवाया। अब एक कोई राजा का दोस्त और वो एक किसी भी अंग्रेज से मिलने के लिए, पुर्तगीज से मिलने के लिए और वेट कर रहे हैं, तो इस बात पे जहांगीर को गुस्सा आएगा, तो उसने कहा कि निपटानी तो पड़ेगी इनकी फाइल। तो इस बात को देखते हुए हम देखते हैं कि पुर्तगीज के सपोर्ट धीरे धीरे यहां से कम होना शुरू होता है और ईस्ट इंडिया को परमिशन मिलना शुरू होगी। ठीक है, हम पुर्तगीज के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है एकदम। तो इस तरह से हम देखें तो पुर्तगीज धीरे धीरे कम होते चले गए, डाउनफॉल होना शुरू हो गया, इनका इफेक्ट मुगल्स के कोर्ट में कम होना शुरू हो जाता है। मतलब हम देखें तो मुगल्स धीरे धीरे इनसे नाराज हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पे पुर्तगाल अब ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पे अब मोनोपोली टूट चुकी है, यहां डाइवर्सिफिकेशन हो गया, डाइवर्स हो गए सब तरीके से। डाइवर्स कैसे, क्योंकि यहां पे डच आ गए, अब इनके लिए चैलेंज है, डच एक चैलेंज हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरा चैलेंज हो गया, तीसरा ये मुगल्स को नाराज करके बैठे हैं, नाराज तो होंगे भाई, इसके दोस्त को मिलने नहीं दिया जाएगा तो ये सिचुएशन बनती जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेन जो इनका बगल का दोस्त है उससे हाथ मिलाया और बोले कि देखो भाई हम पुर्तगाल में क्या हो रहा है, ऊपर से अमेरिका की तरफ चलते हैं, उधर किसी तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है, हम वहां पे जाके ट्रेड करेंगे, वहां कोई कंपटीशन नहीं है, वहां जाके काम करेंगे। तो उधर ध्यान देना शुरू करते हैं, स्पेन की तरफ इनका ध्यान गया तो स्पेन खुद उलझा हुआ है, हालांकि बड़ा स्टेट है लेकिन वो खुद की प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, इनके ऊपर स्पेन पे खुद से अटैक हो रहे हैं, तो ये इस चक्कर में गिर जाते हैं। तो देखते हैं कि धीरे धीरे ये लोकल जो गवर्नर, जो लोकल रूलर्स है, उनका इफेक्ट इनके ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये जहांगीर के टाइम में हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट रूलर शाहजहां। शाहजहां 1630s के टाइम में हम क्या देखते हैं कि यहां पे हमारे पास में देखने को मिलता है कि क्योंकि ये लुटेरे हैं, ठीक है, लुटेरे हैं, लुटेरे हैं तो ऑब्वियस है कि ये लूटपाट करेंगे। तो ये क्या करते थे, यहां से स्लेव्स लेते थे, इंडिया से स्लेव्स उठाते थे और उसको लेके जाते थे ट्रेड करवाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से शाहजहां की बेगम है मुमताज, मुमताज, तो मुमताज और इनकी दो स्लेव हुआ करती थी, वो स्लेव्स इनके साथ आ रही है मुमताज के साथ में, और वो हुगली के पोर्ट पे उतरती है, हुगली पोर्ट पे आती है। वहां पे इन्होंने इन दोनों स्लेव्स, जो मुमताज की जो दो स्लेव हुआ करती थी, उनको उठाया और उठा के अपने साथ लेके चले गए। अब मुमताज की स्लेव्स को उठाया है,
तो डेफिनेट है पूरा पूरा चैलेंज किसको कर दिया, शाहजहां को। तो शाहजहां को जब ये इंफॉर्मेशन मिली कि पुर्तगालियों ने इस तरीके की हरकत की है, तो यहां से निकल के आती है हुगली का अटैक, जिसको हम बोलते हैं हुगली पे इन्होंने अटैक किया और कहा कि ये जो पुर्तगाली है दिखे तो उनको भगा देना, यहां से छोड़ना नहीं है, मार देना उनको, भगा देना यहां से, बहुत हो गया उनका, हटाओ उनको वहां से। बोले कितना देखे हम, सहन कितना करें, हम बार बार में यही कोशिश करते हैं कि पुर्तगाली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये फिर दोबारा से ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो इनको भगाओ यहां से। तो शाहजहां ने हुगली वाला जो पार्ट है, हुगली वाली जो टेरिटरी है, इनसे छीनी और इनको वहां से भगा दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो डच क्या सोच रहे हैं। देखो अब, क्योंकि डच एक तरीके से वो कहते हैं ना कि बंदर वाली सिचुएशन हो रही है, दो बिल्ली बैठी है आपस में लड़ाई करेंगी और बंदर बैठ के उसका मजा ले, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी यहां पे डचों के साथ में। क्या होगा, डच देख रहे हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है और पोर्तुगीज बैठे हैं, ठीक है। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने देखा ये स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे, हम इनके साथ बना के चलेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम पुर्तगीज, क्योंकि ये वीक हो चुके हैं, हम इनको मार सकते हैं, तो बोले इनको मारो जितना मारा जाए, जितना लपेटा जाए इनको लपेटो। तो इन्होंने अटैक किया कलिकट पे, यहां से इन्होंने कोचीन, ये वाला पार्ट जो मालाबार कोस्ट है, इसे छीनना शुरू कर दिया, ये इनसे ले लेते हैं, श्रीलंका इसको ले लेते हैं, मलक्का इनसे छीन लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये टेरिटरीज इनके हाथ से निकलना शुरू हो जाती है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। अब तीसरी चीज देखो, यहां पे अगर हम बात करें 1630s 40s की बात करें, 40s 60s की बात करें, 1660s में कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है कि पुर्तगाली धीरे 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 लिमिटेड होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे मराठास एक पावर निकल के आ रही है। मराठास में शिवाजी महाराज, तो ये निकल के आ रहे हैं। ये बहुत ही समझदार है, बहुत चालाक है, क्लेवर है। इन्होंने क्या देखा, इनको समझ आ गया था कि ये जो पोर्तुगीज है ना, पोर्तुगीज है, ये एक तरीके के चोर है, लुटेरे हैं। ठीक है, दूसरा ये शोषण कर रहे हैं हिंदूज का, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो हिंदू है उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इनको लपेटना है हमें। तो पहले इन्होंने पुर्तगीज की हेल्प ली, ध्यान से सुनो, शिवाजी महाराज ने पहले पुर्तगीज की हेल्प ली, क्या करने के लिए, कि नेवी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नेवी बनाने के लिए। उसके बाद जब इन्होंने नेवी बनाई, स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को, उसके बाद इन्होंने पुर्तगीज पे अटैक किया और पुर्तगीज को भगाया। ठीक है, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। मतलब अगर आप पोर्तुगीज का सिचुएशन देखोगे ना, तो पोर्तुगीज की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, मुगल्स इनके साथ रिलेशन बेकार कर लिए इन्होंने। अगर मैं बात करूं मराठास, तो ये इनसे नाराज है, मराठास इनसे छीन के बैठे हैं सब कुछ, धीरे धीरे इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और इनको यहां से भगा रहे हैं। अगर मैं बात करूं डच, इन्होंने इनसे टेरिटरी छीनना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर की, अगर कोई कहे कि विजयनगर एम्पायर क्या कर रहा है, इसका दोस्त था, ये क्या कर रहा है, तो विजयनगर एम्पायर ये खुद डिक्लाइन में जा रहे हैं, डिक्लाइन में ये खुद गिरता जा रहा है। पॉइंट क्लियर है। 1660s का जो पीरियड है, इस पीरियड में विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन में जा रहे हैं। अब कौन बचा, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनकी नजर में एक चीज है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ये बची है बस, क्या करे, इनके साथ ही कर सकते हो, ये सब तो टूट चुके, केवल ये बचा है, आपको जो करना है इनके साथ करना है। बोले इनसे रिलेशन बेटर कर लेते हैं, इनसे रिलेशन बेटर करो, कैसे भी करो, इनसे बेटर कर लो। बोले वो कैसे कर सकते हैं, वो करते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस करके, मैट्रिमोनियल अलायंस करके। और इन्होंने यूरोप में मैट्रिमोनियल अलायंस किया, पुर्तगाल,
पुर्तगाल, जहां पे यहां पे पुर्तगाल की एक लड़की है, या हम कह सकते हैं प्रिंसेस है, जिनका नाम है कैथरीन। कैथरीन और पुर्तगाल सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम ये कहें ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन का बंदा है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, इनकी शादी करवा दी, प्रिंस हेनरी के साथ कैथरीन की शादी करवा दी। कैथरीन कौन है? पुर्तगाल की लड़की है। प्रिंस हेनरी कौन रहे? जो ब्रिटेन का लड़का है। इन दोनों के आपस में शादी करवा दी, और शादी करके इनको डाउरी में, ध्यान देना, डाउरी में बसीन और मुंबई वाला जो रीजन है, मुंबई, ये इनको दहेज में दे दिया। मुंबई भी गया, बसीन भी गया। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स लूटना शुरू कर दिया, अपने लुटाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी अब यूरोप से बैठ के थोड़ी ना, ब्रिटेन से बैठ के थोड़ी ना इसको चलाएगी। किसको दे देगी? ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे रूल करना शुरू करेगी। कैसे? वो हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, तो वहां देखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? एकदम पॉइंट क्लियर। तो धीरे धीरे इनकी टेरिटरी टूटना शुरू हो गई, धीरे धीरे इनसे ये पार्ट चले गए, हाथों से छूट गए, और जो पुर्तगीज है वो छोटे से पार्ट में सिमट के रहना शुरू हो चुके हैं। अब इनके पास कुछ पार्ट बचे, ठीक है, जैसे दीव बचा, दमन बचा, बालासोर, ये वाला पार्ट भी उन्होंने ले लिया था, डच छीन के ले गए थे, श्रीलंका एंड सो ऑन, ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स सॉरी पुर्तगीज यहां से निकलने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कि देखो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने गोवा नहीं छोड़ा, इन्होंने दमन दीव इनको नहीं छोड़ा। तो इनको धीरे धीरे करके कि प्लेबिसाइट करवाया। जब हम 1947 के बाद में देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरह से इन पार्ट को, इन टेरिटरीज को लिया गया, तो यहां प्लेबिसाइट करवाया गया। ठीक है, प्लेबिसाइट से दमन एंड दीव को लिया गया। गोवा है, ये इसको छोड़ के बिल्कुल ही खुश नहीं थे कि गोवा हम छोड़ दे, तो गोवा को एक स्पेशल ऑपरेशन चला के इसको लिया गया, ऑपरेशन विजय करके यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया, और इसके थ्रू हमने गोवा को लिया। ठीक है, वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे कि किस तरीके से गोवा को कैप्चर किया गया एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है? तो ये हम देखते हैं पोर्तुगीज की कहानी क्या है, कैसे है, किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किया, किस तरीके से इनके हाथ से टेरिटरी जाने की शुरुआत होती है, वो सब चीजें कंप्लीटली और डिटेल में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।